की हुई हैं। अच्छा, कोई काम दिया हुआ था मैंने लास्ट लेक्चर में? तो मैम बस आपने कहा था ईमेल करनी है अपने। अच्छा, ग्रुप्स बन गए हैं। तलहा आपने ईमेल की है? नो मैम, किसी ने भेजा ही नहीं। मैंने कहा भी है बच्चों को, उन्होंने किसी ने भी नहीं भेजे। कितनी एक बुरी ही बात है। ग्रुप आया बस। मैम 3 आप ग्रुप हुए हैं, 2 बाकी हमारे सब हैं और 1 लड़कियों का, बाकी किसी ने नहीं भेजा। बाकी सब फिर अकेले अकेले करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम, मैं अभी भेज देता हूँ, वो जोन से आए हैं। ठीक है, आप भेज दो, बाकी सब बच्चे अकेले अकेले अपना अपना काम करेंगे। और हमने अभी, चलिए आज का लेक्चर करते हैं, फिर बाकी डिस्कशन। जो आपने इंसेप्शन और इलिस्ट्रेशन का पार्ट अभी सबमिट करवाना है, जिनके ग्रुप बन गए हैं उन्होंने ग्रुप्स की फॉर्म में सबमिट करवाना है, और बाकी लोगों ने जो वैसे ही और लिटरेचर रिव्यू करवाना है उन लोगों ने जिनकी रिसर्च बेस्ड है। मैम जिनका रिसर्च बेस है उन्होंने क्या सबमिट करवाना है? लिटरेचर, मींस आपने पेपर सर्च करने हैं, पेपर कैसे सर्च किए हैं, कहाँ से सर्च किए हैं, कितने पेपर निकाले हैं, और वो पेपर जो फाइनलाइज आप पेपर कर लेंगे ना, वो आपने सबमिट करवाने हैं कि मैंने ये टाइटल्स हैं उन पेपर के, ये ऑथर्स हैं, इस ईयर के हैं, और इतने पेपर। सर्च प्रोसेस जमा करवाना आपको। जी। ओके। अच्छा, हमारा रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन पे ये होप सो लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? सिनेरियोज, ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, रिक्वायरमेंट रीयूज, प्रोटोटाइपिंग। ये चीजें पढ़ी थी। डक जी। मैम वो जो लास्ट वाला लेक्चर था, अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो वो समय लाइट ऑफ हो गई थी मेरी तो। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली? नो मैम, अभी तक नहीं आई। कौन सा लेक्चर था? चले मैं चेक कर लेती हूँ। जो वेंसडे वाला लेक्चर था? जी मैम, जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ ना वो नहीं, वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे वाला। चले मैं बेटा क्लास के बाद चेक कर देती हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको अपडेट कर देती हूँ। लास्ट ठीक। हमारा लेक्चर जो था उसमें हमने कुछ स्टडीज देखी थी। हमने देखा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, सारे जो सब प्रोसेसेस है उसके। हमने पहले प्रोसेस की डेफिनेशन देखी क्या होता है, फिर हमने इंसेप्शन को देखा एज ए प्रोसेस के, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी इनपुट्स क्या होती हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। फिर हमने देखा कि सेकंड पे हमारा रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन आया। इलिस्ट्रेशन को हमने एज ए प्रोसेस डिफाइन किया कि एज ए प्रोसेस उनकी इनपुट क्या होंगी, आउटपुट क्या होंगी, और उसके अलावा उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देन हमने डिफरेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स की बात की। अभी हम जो हमारा कंटिन्यू था वो इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स पे ही हम चल रहे थे 2 से 3 लेक्चर्स में से। ये हमारा इलिस्ट्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट में हम एलेबोरेशन स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने टेक्निक्स पढ़ी उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स थी, लाइक कौन कौन सी आपने, अगर अभी हम रिव्यू करें तो आपने कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं? आपने कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़ी हुई है, और उसके अलावा आपने QFT पढ़ी हुई है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा आपने क्या पढ़ी है, और कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी हैं रिक्वायरमेंट्स को इलिसिट करने के लिए? आपने इंटरव्यूज देखे कि हम रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने के लिए इंटरव्यूज चूज कर सकते हैं। इंटरव्यू के कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन एक जेनेरिक इंटरव्यू का हमने फॉर्मेट देखा कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस सिचुएशन में कौन सी तरह के क्वेश्चन चूज करने चाहिए। देन हमने देखा सिनेरियोज। सिनेरियोज में हमने पढ़ा कि वो
यूज केस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ अथर्स कहते हैं कि वो एक यूज केस को एक सिनेरियो रिप्रेजेंट करता है, या मल्टीपल यूज केस मिलके एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो का एक इनिशियल पॉइंट होता है जो स्टार्टिंग स्टेट होती है, फिर उस सिनेरियो जब खत्म हो जाता है तो एक उसकी एंड स्टेट आती है कि एंड स्टेट ऑफ सिनेरियो होती है। उसके बाद नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें कि नॉर्मली ये टास्क रन होंगे, ये एक्टिविटीज परफॉर्म होगी। नॉर्मल अगर वो नहीं होता तो उसमें एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है तो फिर कैसे होगा, वो मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह से कि उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देन एक एंडिंग स्टेट होती है, दरमियान में वो नॉर्मल वर्क फ्लो होता है, और अगर वो नॉर्मल कोई एक्सेप्शन अकर होती है तो क्या हो सकता है। ये आप इस तरह से राइट डाउन कर देते हो, ये आपको समझने में, प्रोसेस को समझने में मदद देती है, इससे हम रिक्वायरमेंट एलिसिट कर लेते हैं। इसके अलावा हमने एक टेक्निक पढ़ी ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस। इसमें क्या है कि जब किस किस सिचुएशन में यूज होती है, जब कोई क्लाइंट आपको बता नहीं पाता कि ये मैं रिकैप कर रही हूँ, अभी प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप एक स्ट्रक्चर बन जाए कि हम किस जगह पे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एक क्लाइंट है वो बता नहीं पाता, जैसे मैं आपसे कहा कि आप बहुत अच्छे डिबगर हो लेकिन आप बता नहीं पाते कि आप डिबगिंग कैसे करते हो, तो ऑब्जर्व करके रिक्वायरमेंट एलिसिट की जाती है, उसके प्रोसेस को समझा जाता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उस तरह से रिक्वायरमेंट ऑब्जर्व करके समझी जा सकती है। इसके अलावा जब आपको नॉर्मली पूछा जाता है तो आप स्टैंडर्ड वे बताते हो, आप उसको उस तरह से नहीं डिस्क्राइब करते। तो यहाँ पे एक और क्या चीज है कि उसको प्रोसेस को एक्चुअल नीड्स फाइंड आउट करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन और सोशल एनालिसिस यूज किया जा सकता है। इसमें एक टेक्निक यूज होती है एथनोग्राफी, वो हमने डिस्कस की थी। एथनोग्राफी की कुछ गाइडलाइंस है। उसके बाद रिक्वायरमेंट रीयूज, इसमें क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिक्वायरमेंट रीयूज की जा सकती हैं, जैसे डोमेन की रिक्वायरमेंट हमने एग्जांपल दी थी कि डोमेन की रिक्वायरमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एलएमएस सिस्टम बनाया है, वो यूनिवर्सिटी अब दूसरा सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी, तो आप कुछ रिक्वायरमेंट को रीयूज कर सकते हो। या आपने एक सॉफ्टवेयर एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया, आप किसी और यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर किया तो वहां पे भी आप कुछ रिक्वायरमेंट रीयूज कर सकते हो स्टार्टिंग लेके, उसके बाद आपने उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई जरूर करना होता है, आप एग्जैक्टली वैसे नहीं यूज कर सकते लेकिन आप रीयूज कर लेते हो कुछ को। या कुछ ऐसी होती हैं जैसे आपने रेलवे के लिए एक सिस्टम बनाया, अब आपने अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली, अब यहाँ पे आपको अगला सॉफ्टवेयर अगर रेलवे के लिए बनाने लगे हैं तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होगी, आपको कुछ रिक्वायरमेंट रीयूज हो जाएंगी। रीयूज कहाँ पे की जा सकती है, ये ऑप्शन दिए हैं। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग आपने एज ए मॉडल पढ़ा था जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़े होंगे, उसके अंदर आपको बताया गया था कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, कि जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट बता नहीं पा रहा होता क्लाइंट, तो आप उसको एक मॉडल बना के दिखाते हो और उससे रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हो। दो तरह की प्रोटोटाइप होती हैं, एक थ्रो अवे प्रोटोटाइप होती है, एक एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप होती है। थ्रो अवे वो होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने के लिए बनाई जाती हैं, और रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होती आप फाइंड आउट करने के लिए थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनाते हैं। और एवोल्यूशनरी वो होती हैं जो कि आप सिस्टम का एक मॉडल बना के, सिस्टम की कोई चीज बना के वर्किंग फॉर्म में क्लाइंट को दे देते हो, फिर उसे इवॉल्व करके इम्प्रूव करते रहते हो। यहाँ पे जिन जो थ्रो अवे होती है उसमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती तो वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनाई जाती है। और जब रिक्वायरमेंट हमें 100% श्योर होती हैं, जब कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें कंप्लीट हो गई हैं, तो हम उसका एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि हम सिस्टम को एक मॉडल बना के क्लाइंट को जल्दी जल्दी दे देते हैं, क्लाइंट उसको यूज करना शुरू कर देता है, फिर हम उसी को इवॉल्व करते रहते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स पेपर पे बनाई जाती है, विजार्ड ऑफ ओज एग्जीक्यूटेबल बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट स्टडीज। देन हमने एक टेक्निक पढ़ी है डॉक्यूमेंट स्टडीज। इसका क्या मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिटर्न होते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। जैसे यूएमटी के अंदर यहाँ पे लीव अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, यूएमटी के अंदर लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, यूएमटी के अंदर अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाना है तो कैसे करवाया जा सकता है, ये सारी चीजें। अगर आपने इंस्टॉलमेंट करवानी है तो कैसे करवानी है, ये सारी रिटर्न होंगी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसकी बुकलेट में। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगी उनको स्टडी करके
आप रिक्वायरमेंट इलिसिट कर सकते हो। इसको हम एज सच नहीं कह सकते कि रिक्वायरमेंट इलिसिट करने का एक कंप्लीट नहीं है टेक्निक, लेकिन ये फैसिलिटेट करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब जो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन करने की टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये मैं स्टडी टेक्निक यूज कर रही हूँ तो मैं दूसरी कोई और यूज नहीं कर सकती, ये इस तरह से नहीं है। ये सारी टेक्निक्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बल्कि ये टेक्निक्स आपस को एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट स्टडीज की है एक टेक्निक, मैंने यूएमटी का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। यूएमटी के लिए पहले मैं यूएमटी की डॉक्यूमेंटेशन सारी ले लेती हूँ, डॉक्यूमेंट को पढ़ लेती हूँ। मैं रिक्वायरमेंट एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर मुझे हायर किया गया है, मैं यूएमटी की सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ती हूँ। डॉक्यूमेंट से मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मुझे मेरा नॉलेज मिल जाता है, मुझे प्रोसेसेस का नॉलेज मिल जाता है, फिर मैं वो पॉइंट्स लिख लेती हूँ। मैं ये सारा स्टडी करके जब क्लाइंट के पास आऊंगी, स्टेक होल्डर के पास आऊंगी रिक्वायरमेंट इलिसिट करने के लिए, तो मुझे बहुत हद तक मैंने इंफॉर्मेशन गेट कर ली होगी। अब मुझे जहां जहां कंफ्यूजन होगी वो मैं यहाँ से क्लियर कर लूंगी, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज शेप दे लूंगी। तो ये सपोर्ट करने के लिए कि आप यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग गेट कर लेते हो और आप उसको सपोर्ट। उसके बाद एक होती है टेक्निक क्वेश्चनियर। इट इज यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी पीपल। बहुत ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाइक सर्वे किया जाता है। सर्वे में क्वेश्चनियर दिए जाते हैं ना। क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपके पास आया है और आपको 2-3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट पकड़ा रहा है, काइंडली ये हमारी रिसर्च है, ये फिल कर दे, इस तरह की कोई चीजें होंगी। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर 2 वेज में यूज किए जा सकते हैं, टू गेट स्टैटिस्टिकल एविडेंस फॉर एन अजम्पशन, टू गैदर ओपिनियन एंड सजेशन। ये वो उसी तरह से है जैसे ओपन एंडेड इंटरव्यू और क्लोज एंडेड इंटरव्यू थे ना। ओपन एंडेड में क्या होता था कि आप क्वेश्चन क्या है लोगों से उनकी राय पूछते हैं, और क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आप आंसर पहले से प्री डिफाइंड होता है और उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। तो टू गेट स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ एन अजम्पशन, यहाँ पे ये क्लोज एंडेड है और यहाँ पे ओपन एंडेड है कि आप ओपिनियन और सजेशन हासिल करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाते हो। यहाँ पे टू गेट स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ एन अजम्पशन पीपल आस्क क्लोज क्वेश्चन सच एज हाउ इजी इट इज टू गेट कस्टमर स्टैटिस्टिक विद द प्रेजेंट सिस्टम। ये वो वेरी डिफिकल्ट कोई लिकट स्केल, इस तरह से कोई स्केल बनाया जाता है और स्केल पे आपसे पूछ लेते हैं ताकि हमें जो आंसर मिले वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। इनका रिजल्ट क्वांटिटेटिव नंबर की फॉर्म में आता है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस नंबर्स की फॉर्म में। टुगेदर ओपिनियन और सजेशन, जहाँ पे व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर डेली वर्क। फॉर एग्जांपल मैं पूछती हूँ आप को क्या लगता है कि बीएस करते हुए आपका सबसे बड़ा मसला, यूनिवर्सिटी में आपका सबसे बड़ा इशू क्या है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चनियर को डिफरेंट लोग से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज किया जाता है सर्वे की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइव में पेपर पे ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं और मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ और आपसे फिल करवा लेती हूँ, या मैं आपको कोई वेबसाइट बना देती हूँ, मैं कहती हूँ वहां पे जाके लॉग इन करें और क्वेश्चनियर फिल कर दें। ये इस तरह से भी क्वेश्चनियर को रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप किसी से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए आप उसको पेपर की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर की फॉर्म में गेट कर लेते हो इंफॉर्मेशन, या आप एक वेबसाइट बनाते हो और एक वेबसाइट बना के आप कहते हो कि यहाँ पे लॉग इन करें और इन चीजों के आंसर कर दें, या फिर आप क्या एक सर्वे कर देते हो। अब जो इस तरह की क्वेश्चनियर की जो आंसर्स होते हैं ना, इनकी वैलिडिटी का थोड़ा इशू होता है कि ये आप नहीं कह सकते कि 100% वैलिड। अब किन लोगों ने फिल किया है, किस माइंड सेटअप के साथ फिल किया है,
क्या वो फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही, जैसे आपको फॉर एग्जांपल वो दिया जाता है फीडबैक का फॉर्म, आपने देखा होगा, वो एक इसकी एग्जांपल है। फीडबैक का आपको फॉर्म दिया जाता है और आपको उसको रीड करने की बजाय सिर्फ वो ABC ऐसे ढूंढते हो, 1 2 3, कोई पैटर्न लगा देता है, कोई उसको एक ही लाइन में लगा देता है, कोई ऐसे जिगजैग बनाता रहता है। तो आप स्टूडेंट मोस्टली इस तरह से करते हैं। तो ये एक टाइप है कि जरूरी नहीं, उनकी वैलिडिटी का इशू होता है, क्या ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, इस तरह से के इश्यूज आ जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, आप क्या करते हैं, एक होता है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये आपने एक तकनीक पढ़ी हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और फोकस ग्रुप, ये दोनों उसी की टेक्निक्स हैं, फोकस ग्रुप भी और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा इनफॉर्मल है वे है, जैसे हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं आपस में, 4 से 5 लोग आपस में डिस्कस करते हैं, या मैं एक लेक्चर ले रही हूँ, तो लेक्चर के दौरान मैं 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और फिर आप उसका आंसर देते हो, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है और वो फॉर्मल वे होता है बात पूछने का। तो वो फॉर्मली जब थोड़ा फॉर्मलाइज कर लिया जाता है तो उसे फोकस ग्रुप कहा जाता है, और जब इनफॉर्मल होता है, सारे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ये कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग की ही टेक्निक्स है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के में क्या होता है कि जैसे मतलब क्या है कि आप ने रेलवे का फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने क्या किया, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ग्रुप्स जो हैं, आप उनको बुला के उनको आप अपने एक मीटिंग हॉल जो आपका होता है, आप वहां पे उनको बुलाते हो और डिस्कशन करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, आप सबको फॉर एग्जांपल मैं आपकी सारी क्लास को कहती हूँ आइडियाज देने के लिए, आइडिया कोई भी आइडिया, अच्छा उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी के आइडिया पे कमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आइडिया गलत नहीं होता, कभी भी कोई भी आइडिया गलत नहीं होता, जरूरी नहीं। अब हो सकता है कि एक जो बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि एक बहुत स्टूपिड सा आइडिया है, वो बाद में कहीं बहुत ब्रिलियंट आइडिया वो चीज बन जाए। तो बज़ाहिर नजर आने वाली चीजों, आपने किसी भी आइडिया को इस तरह से नहीं करना कि कोई किसी ने कोई आइडिया दिया है तो आप उसको कोई ऐसा सा हिंट दे दें जिससे उसे फील हो गए ये मैंने ठीक नहीं दिया। इस तरह क्या होते हैं, लोग सोचना छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं क्लास में पूछ रही हूँ, कोई बच्चा इस तरह से कहता है, मैं कहती हूँ नहीं जी ऐसा नहीं है, अब वो क्या नेक्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। जब मैं उससे क्वेश्चन करूंगी तो वो अपना दिमाग को अपना यूटिलाइज ही नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे तो आइडिया आता ही नहीं है, और मैं वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जाके और वो उसको छोड़ देगा, बस मैंने नहीं सोचना। तो यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का मतलब क्या होता है कि आपने उनके माइंड में जो है उगलवाना है, आपने उनके जहनों को इस तरह से करना है, ट्रेन करना है कि वो कुछ ना कुछ सोचें और सोच के अपने आइडिया दें। जब भी कोई काम करने लगे तो आप मल्टीपल लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मल्टीपल आइडियाज को इकट्ठा करें और फिर उनमें से कोई आपको बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, या आप मिला के कोई बहुत अच्छी ऑप्शन बना लेते हैं। In brainstorming session, our requirement engineering team gathers together with a group of people, मिलती है, create a stimulating and focused atmosphere and let people come with ideas without risk of being ridiculous. अच्छा, लोगों को कि आप आइडियाज के साथ आए, जैसे हम इकट्ठे एक रूम में बैठे हुए हैं और सबसे मैं पूछती हूँ कि अटेंडेंस जो है ना, मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होता है, 1 बाय 1 मैं कॉल करती हूँ आपके नेम, तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्या इसके लिए कुछ और वे हो सकता है? अब मैं आपसे ये पूछती हूँ और आपके पास ओपन चॉइस है, सब अपने अपने जेहन में सोचते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल है, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि आप एक ऐसा कुछ सिस्टम बना लें जिसके अंदर ना स्टूडेंट के कार्ड के ऊपर एक वो लगा हो, बार कोड हो, और वो जब क्लास में एंटर होता है तो वो बार कोड जो है वो कर लेता है,
उसको रीड करता है और रीड करके उसकी अटेंडेंस हो जाती है। इसके अलावा हो सकता है अब तो कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि अब अगर उसका कार्ड घर भी तो रह सकता है, उसने अटेंडेंस क्लास ली है लेकिन अब उसका गलती से कार्ड घर रह जाता है, उस केस में क्या हो सकता है? तो आप कहते हो कि नहीं अच्छा इमेज इस तरह से कैमराज एडजस्ट किए जाएं कि वो स्टूडेंट की इमेज लेके ऑटोमेटिकली डिफरेंट एंगल से इमेज लेता है और ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस लगा देता है। आप वन बाय वन मैं आपसे पूछती हूँ तो आप मुझे उस प्रॉब्लम का सलूशन अपने जहन से बताते हो। अब उसमें से कोई भी आइडिया इसी तरह एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप जाके उनसे आइडियाज पूछते हो, उन लोगों से पूछते हो कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, और कोई भी आइडिया जो है वो नहीं होता कि वो स्टूपिड आइडिया है। कितना भी कोई स्टूपिड आइडिया आपको देगा तो आपने उस पे उसको नोट डाउन कर लेना है। एक तो क्या है कि उससे ये होगा कि वो बंदा सोचना ना छोड़ दे, वो बंदा इस तरह से ना करे कि अब मैंने कोई इनपुट ही नहीं देनी, उसकी इनपुट कंटिन्यू रहनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि समटाइम्स कोई जो आपको बहुत स्टूपिड आइडिया लग रहा होता है वो एक ब्रिलियंट डिजाइन आपके उसमें बन जाता है। तो गैदरिंग कर ली, गैदरिंग के बाद आपने स्टिमुलेट किया सबके माइंड को, उनको स्टिमुलस दिया कि आप इस बात पे सोचें। सोचने के बाद वो सब आइडियाज देते हैं, आइडियाज देने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह जैसे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है तो इस रूम में आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये कर सकते हो कि हर किसी के जेहन में जैसे आइडिया आ रहा है तो वो व्हाइट बोर्ड पे लिखता जाए, पॉइंट बना के व्हाइट बोर्ड पर। लास्ट पे हम सारे पॉइंट को डिस्कस करके कंबाइन एक बना लेते हैं जो हमें बेटर ऑप्शन लगती है। जैसे मैंने पूछा है कि अटेंडेंस कैसे मैं लगाया करूं, तो आप सब अपने आइडियाज व्हाइट बोर्ड पे वन बाय वन आके लिखते जाओ मार्कर वाइज। जैसे जैसे आपको आइडिया आता है, अगर मैं पूछूंगी तो फिर तो मैं भूल जाऊंगी ना, बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। एक तो रिकॉर्डिंग सेशन होता है, इसका रिकॉर्डिंग की जाए, और दूसरा कि डिस्कशन के लिए उस वक्त हमारे पास होना चाहिए। तो ये कि बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर लिखते जाएं, या क्या हो सकता है स्टिकी नोट, मैं सबको एक एक बाल पॉइंट और एक एक स्टिकी नोट आपके सामने रख देती हूँ। मैं कहती हूँ जिसको जो आइडिया आ रहा है वो इस पे लिखे और उसके बाद आप वाल पे वो पेस्ट कर देते हो। हर कोई अपना अपना लिखता है और उसके बाद वाल पे पेस्ट कर देता है। लास्ट में हम उन सब स्टिकी नोट को इकट्ठा करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है। ये भी एक तकनीक है जो कि रिक्वायरमेंट इलिसिट करने के लिए यूज होती है। एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द गेम इज द फैसिलिटेटर नोट डाउन ऑल द आइडियाज ऑन ए व्हाइट बोर्ड। अब ये है कि व्हाइट बोर्ड पे नोट किया जा सकता है, या आप सबको कहा जाए कि अपना अपना आइडिया व्हाइट बोर्ड पे लिख दो, या आप सबको स्टिकी नोट दे दिया जाए कि आप उस पे लिख के वाल पे लगा दो। एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द गेम इज नॉट क्रिटिसाइज एनी आइडिया, इवन सीमिंगली स्टूपिड आइडियाज may turn out to have valuable diamond seed in them। अच्छा ये थोड़ी फिलोसफिकल हो गई। अच्छा इसमें क्या है कि जो रूल किया है कि आपने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि बहुत स्टूपिड आइडियाज भी समटाइम्स बहुत बड़े ऑप्शन आपके पास बन जाते हैं। द फैसिलिटेटर may finish the session with a joint round where participant prioritize the idea। एक तो सारे आइडियाज बन के फिर आप एंड कर सकते हो प्रायोरिटाइजेशन पे कि आपको कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की समझ आ गई है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग का वैसे तो मतलब होता है कि दिमागी उलझन, तो इधर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ये लें कि ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके उन्हों के नोट डाउन आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग का नोट डाउन। बेटा आपने क्या मतलब लेना है कि जैसे आपके जहनों को मैंने काम करने पे खोलना है। जैसे मैंने आपको स्टिमुलस एक दे देनी है, मैंने आपसे पूछती हूँ रोड मैप, एक वर्ड मैंने दे दिया है रोड मैप। आपके बारे में आपके माइंड में रोड मैप क्या होता है? या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मुझे अटेंडेंस ऐसे लगाना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे आप सोच के बताओ, आप सब मुझे बताओ, सजेशन दो कि मैं क्या कर लूं। तो आप सब, या फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड्स से यूजुअली किस बारे में सजेशन पूछते हो? कौन सा कोर्स लूं? ठीक है, आपके फ्रेंड्स उसको सजेशन के मैं अगले सेमेस्टर में कौन सा कोर्स लूं, आप ईद के लिए मैं कौन से कपड़े बनवाऊं, आप सजेशन पूछ रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आप उनसे उनकी
एक स्टार्टिंग उन्हें पॉइंट दे दिया सोचने के लिए। अब आप अपने जहनों को यूज करना है। बंद पहले पड़े हुए थे, अब आप उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है कि आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग को यूज करके उसमें से आइडियाज निकालते हो। जब से मैंने कह दिया कि मुझे ना अटेंडेंस का ये वाला सिस्टम ठीक नहीं लगता, वन बाय वन मैं कॉल कर रही हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं इसकी जगह पे क्या कर लूँ। तो आप सब क्या करोगे, अच्छा टीचर आप ये कर लिया करें, ये कर लिया करें, ये डिफरेंट ऑप्शन हर बंदा देगा। तो मैं एक्चुअल में किया है कि मैं जहाँ पे 40 लोग अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 डिफरेंट माइंड से, अब एक बंदे का अकेला जहन जो होता है वो इतना उस 40 जहन से अगर आइडिया आ जाएंगे तो वो बहुत बेटर ऑप्शन नहीं हो जाती आपके पास। आप 40 डिफरेंट आइडियाज को वो कर लेते हो और फिर आप एक बेटर उस चीज पे चले जाते हो, बजाय इसके कि एक बंदा अकेला जो सोचता है और वो उससे समझता है कि ये बहुत बेस्ट आइडिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि आप एक इनिशियल आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हो, इकट्ठा करके आपने एक मीटिंग रखी है और इसको ये फॉर्मल नहीं होती, थोड़ी इनफॉर्मल होती है। और इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप सबको सोच कहते हो कि आप ये प्रॉब्लम है और इस पे सोचें कि किस तरह से किया जा सकता है, कैसे है। और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सब लोग अपने जहन से सोचते हैं और आपने इस तरह से लोगों को फील करवाना है, एटमॉस्फेयर भी ऐसा देना है, फील ये करवाना है ताकि सब अपने आंसर, सब अपनी राय, अपनी आइडियाज को आपको बताएं। इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई भी चुप ना रहे उसमें। और अगर कोई आइडिया देता है, बज़ाहिर आपको लगता है कि वो आइडिया ठीक नहीं है, लेकिन आपने किसी भी आइडिया पे क्रिटिसाइज नहीं करना आपने, बल्कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इवन बहुत स्टूपिड आइडिया जो नजर आ रहे हैं वो भी बहुत ठीक ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छे वैल्यूएबल बन जाते हैं लेटर स्टेजेस पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उनसे आइडियाज फाइंड आउट करने हैं, आइडियाज को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के लिए आप व्हाइट बोर्ड चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फैसिलिटेटर जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वो ये होता है कि जैसे मैं कर रही हूँ एक मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग को मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप सब बैठे हुए और आपसे मैंने आइडिया पूछे हैं। इसके अलावा मैं खुद भी फैसिलिटेटर का रोल कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे आइडियाज पूछ के बोर्ड पे लिखती जाती हूँ, या मैंने एक बंदा रखा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को मैं तलहा है, तलहा को मैंने फैसिलिटेटर रख दिया है। मैं कहती हूँ कि ये जो बच्चा आइडिया जो बताएगा आपने नोट डाउन कर लेना है, अगर वो रिपीट होगा तो आप उसको रहने दें, नहीं लिखें, और अगर कोई न्यू आइडिया आता है तो आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते जाओ। या मैं क्या करती हूँ, मैं फैसिलिटेटर से कहती हूँ कि आप सबको एक वो स्टिकी नोट डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आप सब अपने आइडियाज स्टिकी नोट पे लिख के दे दो और वो फिर हम बोर्ड पे लगा देते हैं। और उसके बाद हम सबके आइडियाज को कंबाइन करके प्रायोरिटाइज कर लेते हैं लास्ट पे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो ना हो सकती तो फिर हम ये वाली कर लेंगे, ये वाली कर लेंगे। तो इस तरह से आप उसको इलिस्ट्रेशन टेक्निक के तौर पे यूज करते हो। मैम इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे। जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड का मतलब वही होता है कि आप दिमाग को इनिशिएट करवा के उनसे आइडियाज एक्सप्लोर करवाना चाहते हो, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टेक्निक जो यूज होती है उसको, उसमें हम इस पूरे प्रोसेस को जो है, ये एक रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इसमें रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट इस प्रोसेस के तौर पे की जाती है और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। ओके मैम, वर्डिंग मतलब वही है। ठीक है। उसके बाद आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जैसे मैंने पहले कहा है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। और जो कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपने एक टेक्निक पढ़ी थी कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसमें रिक्वायरमेंट को कोलैबोरेटिव सारे मिलकर गैदर कर रहे होते हैं, उसकी एक टेक्निक थी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम फोकस ग्रुप पा रहे हैं। फोकस ग्रुप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फोकस ग्रुप में क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, फॉर्मल होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है जैसे आपने एक कह दिया और सारे आपस में डिस्कस, एक टेबल पे बैठे हुए हैं, सारे डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आइडियाज। और यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे मैं क्लास में खड़ी हूँ तो मैंने एक स्ट्रिक्ट सा एनवायरनमेंट, थोड़ा स्ट्रक्चर, मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं। एक मैंने स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया है, एक मैंने फैकल्टी का ग्रुप बना दिया है, एक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप बना दिया है। और तीनों ग्रुप्स को से मैं एक फॉर्मल तरीके से वन बाय वन पूछती हूँ। तो वो रिक्वायरमेंट, ये फोकस ग्रुप थोड़ी वैसा ही है,
लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल है। फोकस ग्रुप रिजेंबल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बट आर मोर स्ट्रक्चर्ड. It start with alpha phase where participants come up with problem in the current ways of doing things. सबसे पूछा जाता है कि करंटली आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर आपसे फॉर्मली पूछा जाता है कि आप करंटली जो काम कर रहे हो उसमें आपको इश्यू क्या है, स्टूडेंट को क्या इशू है, फैकल्टी को क्या इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इशू है. नेक्स्ट कम्स ए फेज वेयर participants try to imagine an ideal way of doing things. अच्छा, ये कि आपको करंट वे जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या इश्यूज हैं और आपको क्या लगता है. जैसे मैं आपसे कहती हूँ करंटली, अच्छा लेक्चर की बात कर लेते हैं. मैं आपसे कहती हूँ कि आप आरी जो है इस तरह से करंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या इश्यूज है. ठीक है, करंटली हम जिस वे में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको इस कोर्स के अंदर क्या इश्यूज नजर आते हैं. उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ, ये हो गया जब इश्यूज को हम नोट डाउन भी कर लेते हैं, मैंने पॉइंट लिख लिया ये इश्यूज है. देन मैं आपसे पूछती हूँ कि आइडियल वे आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आइडियल क्या वे है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाने का. फिर आप वो सजेशन देते हो. द ग्रुप आल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई द आइडियाज आर गुड व्हिच हेल्प फॉर्मुलेट गोल्स एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द न्यू सिस्टम. अच्छा, एक तो ये है कि करंट सिस्टम में क्या इश्यूज हैं और उसके बाद आपको क्या आइडियल वे लगता है और वो वे आप जस्टिफाई भी करोगे. डेफिनेटली मैं कहूंगी आपको कि हमें लगता है कि इस तरह से पढ़ाया जाए तो इसमें ये अच्छी चीजें हो जाएंगी. या अगर जैसे सॉफ्टवेयर बनाने की एग्जांपल लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करंटली हो रहा है, मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जैसे होती है, इसमें आपको क्या लगता है क्या क्या इश्यूज हैं. पहले आप इश्यूज बताओगे, फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आइडियल वे कैसे होना चाहिए. तो आप कहते हो कि ये होना चाहिए, फिर आप एग्जांपल देते हो उस यूनिवर्सिटी में ये होता है. फिर एक और एग्जांपल सजेशन किसी की आती है, वो आगे से उसकी रीजन देता है कि मुझे ये वाला वे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये फायदा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, सो ऑन. ये सारी रीजंस वो दे देते हैं जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं. एट द एंड ऑफ सेशन ईच ग्रुप आइडेंटिफाइज देयर हाई प्रायोरिटी इश्यूज. जब इश्यूज फाइंड आउट हो गए कि करंट सिस्टम में क्या क्या इश्यूज है, मैं कहती हूँ यूएमटी में रहते हुए आपने क्या क्या इश्यूज फेस किए. अब जब आपने बता दिया कि ये इश्यूज हमें लगते हैं, फिर हम उन इश्यूज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, जिनको सॉल्व कर लिए. मतलब कुछ मीडियम प्रायोरिटी के होंगे, कुछ लो प्रायोरिटी के होंगे, जिनको लेटर ऑन हाई प्रायोरिटी के, जिनको हमने सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है. When later prioritizing the requirement, it is an important that each stakeholder group gets solutions to some of their high priority issues. Get anything in return, they are rarely willing to contribute to the system. अच्छा, जैसे मैंने आपकी क्लास से पूछा, आपकी क्लास में मैंने IT, CS और SC तीन ग्रुप, IT, CS, SC, MCS, ये तीन ग्रुप्स बनाए हुए हैं और मैं तीनों ग्रुप से पूछ रही हूँ कि करंट क्या इश्यूज हैं, आपको करंट सिस्टम के अंदर क्या इश्यूज हैं और आप वो बता देते हो. मैंने नोट डाउन कर लिया है. फिर मैंने उनको प्रायोरिटी भी असाइन कर लिया, जैसे आईटी के कुछ इश्यूज हो गए. फिर मैंने एससी वालों से पूछती हूँ कि आपको करंट सिस्टम में क्या इश्यूज हैं, आपको इशू बताती हूँ और फिर उनको प्रायोरिटाइज भी कि कौन से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और कौन से ज्यादा लगता है कि हर सूरत में सॉल्व होने चाहिए, कौन से मीडियम और कौन से ना भी हो तो काम चल जाएगा. फिर एमसीएस से पूछती हूँ. तीनों क्लासेस आपने इश्यूज बता देती हैं. अब लास्ट पे इनमें से जो हाई प्रायोरिटी के इशू है वो तीनों क्लासेस के कुछ ना कुछ इशू सॉल्व होने चाहिए. मतलब तीनों की रिक्वायरमेंट्स, तीनों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में बताई थी और उनकी कुछ ना कुछ रेक्टिफाई होनी चाहिए. इससे फील आती है कि मेरा, जैसे अगर मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ के मैं एससी वालों का कोई भी सॉल्व नहीं करती, या मैं एमसीएस वाले बच्चे जिन्होंने इशू बताए हैं मैं उनके किसी इशू को भी सॉल्व नहीं करती, तो उनको एक फीलिंग आएगी कि हमारी बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमने नेक्स्ट टाइम बताना ही नहीं है, हमने नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट ही नहीं करना क्लास में.
क्योंकि हमारी बात की वर्थ ही नहीं थी। टीचर ने सारा एससी वालों ने जो कहा वो कर दिया और हमारी बात को वो नहीं वैल्यू नहीं दी गई। तो आपने इस तरह से किसी भी ग्रुप को फील नहीं करवाना। जब आप डिफरेंट ग्रुप से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर ग्रुप हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट अपनी देगा और उसमें से ये होना चाहिए कि हर ग्रुप की कुछ ना कुछ चीजों को सॉल्व करना चाहिए, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए। उनकी जो हाई प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट है, हाई प्रायोरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज आपको सॉल्व करके सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए। इस पॉइंट का ये मतलब है व्हेन लेटर प्रायोरिटाइजिंग द रिक्वायरमेंट इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच स्टेक होल्डर्स ग्रुप गेट्स सॉल्यूशन टू सम ऑफ देयर हाई प्रायोरिटी। हर ग्रुप जो है कुछ उनको सॉल्यूशन मिले। इफ अ स्टेक होल्डर ग्रुप डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, उनको नहीं मिलेगा, दे आर रियरली विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम। वो तो आपको रिक्वायरमेंट इलिसिट करवाने में मदद ही नहीं करेंगे, वो आपको कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें क्या फायदा हुआ। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे है? जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है ये, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी इसी तरह से होती है, एक ही टेक्निक है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस ग्रुप का क्या मतलब है, डिफरेंस क्या आएगा, बट मोर स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा फॉर्मल वे है। जैसे मैंने आपके 3 ग्रुप्स बना के 3 ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट इलिसिट करवानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि जैसे मैंने आप सबको IT CS SC सबको एक राउंड, हमने बड़ा सा राउंड टेबल बनाया और हमने सबको राउंड बैठा दिया और हम टेबल पे बैठ के सारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हो, मुझे भी बता रहे हो और सारे गॉसिप इस तरह से अपने ज़हन से आइडियाज निकाल रहे हो। इस तरह से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, फॉर्मली थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है। फॉर्मल क्या होता है ये समझ आ गई है? कौन बताएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस? फॉर्मल में होगा कि लाइन बाय वन बाय वन यानी स्ट्रक्चर्ड वे के साथ, और इनफॉर्मल के अंदर होगा कि कोई भी पहले बोल देगा बीच में, अनस्ट्रक्चर्ड वे जिसे कहें। फॉर्मल ये होगा कि सब डिपार्टमेंट्स को सेपरेट स्ट्रक्चर किया जाएगा और डिपार्टमेंट वाइज जो है ना उनसे कोई भी सजेशन ली जाएगी किसी रिक्वायरमेंट, और इनफॉर्मल वे में कोई भी किसी भी रैंडमली जो हमारा इन्वायरमेंट बना होगा उससे पूछा जा सकता है। अच्छा, क्या बता रहे हैं, दोबारा बताएं। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस। फॉर्मल में ये है कि जैसे आपने बताया कि एससी का एक स्ट्रक्चर बना होगा और सीएस वालों का अलग एक स्ट्रक्चर बना होगा। इनको फॉर्मली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, और फिर उसके मुताबिक जो है इनसे रिक्वायरमेंट या ग्रुपिंग हो सकती है। एक तो ये फॉर्मल में ये आ गया कि ग्रुपिंग करके हम फोकस ग्रुप, क्योंकि ग्रुप्स बनाए जाते हैं इसलिए मैंने आपसे ग्रुप्स की एग्जांपल ज्यादा दे दी है कि फोकस ग्रुप्स बना के आपने हर ग्रुप की रिक्वायरमेंट वहां से एलिसिट करनी है। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल को अगर मैं जनरल लूँ तो फॉर्मल में क्या है, जैसे थोड़ा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, एक जो आपको लिखा होता है, जैसे आपने सबने प्रॉपर तरीके से बैठना है, प्रॉपर ड्रेसिंग करके आनी है। और एक फॉर्मल वे में हम कहते हैं जब प्रेजेंटेशन आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होगी तो आपने फॉर्मल ड्रेसिंग में आना है। फॉर्मल वे एक चीजों को करने का होता है। एक होता है कैजुअल, कि ऐसे ही मैंने स्लीपर पहने हुए हैं और कोई वो नॉर्मल। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन होता है वो इस तरह से होता है कि आप नॉर्मली जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कशन की जाती है, तो वो सारे एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल तरीका होता है कि आप बोल सारे एट ए टाइम नहीं बोल सकते। जब आपकी बारी आएगी, जब आपसे पूछा जाएगा, आपने उसी तरीके से बोलना है और प्री डिफाइंड हमारा एजेंडा होगा और आपने उस पे आइडिया जो देने हैं लास्ट पे, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो, प्री डिफाइंड हमने पहले से प्रोसेस को भी डिफाइन किया होगा और उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, जहां तक कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारी एक टेक्निक है स्टडी सिमिलर कंपनीज। इसमें क्या होता है, इसमें
आती है जैसे यूनिवर्सिटी आपसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहती है तो आप उस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर्स को देखते हो। एक होटल ने आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कहा है तो आपको उस तरह की और होटल्स भी सेम सर्विसेज कोई और जगह भी प्रोवाइड कर रही होती है, कोई और रेस्टोरेंट भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको देखते हो कि उनकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें थी, वहां से आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, वहां से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो आपने कैसे सिस्टम। मोस्टली मैं आपको असाइनमेंट जब भी असाइनमेंट दूं तो आप क्या कहते हो, आप उस तरह की और चीजें, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपने एक पेपर लिखना है तो आप आर्टिकल लिखने का एक स्टाइल कॉपी करोगे बाकी आर्टिकल्स को देख के, तो वहां से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो इस सेम उसी वे में जब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास आएगा एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आप क्या करोगे, जैसे एक होटल है XYZ, उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे होटल के जो गेस्ट हाउस हैं, जैसे जो रूम्स हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है ताकि लोग बुकिंग रिजर्वेशन एक्स्ट्रा ऑनलाइन कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने आप देखते हो कि इस तरह की सर्विसेज और भी कोई होटल प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन अगर पाकिस्तान में नहीं कर रहे तो क्या किसी और कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस तरह से क्या करते हो, वहां से रिक्वायरमेंट रजिस्टर करते थे। फॉर एग्जांपल आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाने के लिए मिली है, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, और यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट देखोगे पाकिस्तान के अलावा, और कंट्रीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखोगे, और उनकी वेबसाइट देखने के बाद आपको कुछ हाउ ना कुछ आइडिया, कुछ रिक्वायरमेंट्स वहां से मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है स्टडी सिमिलर कंपनीज का। When one of the best source of realistic ideas is to see what other companies do to handle problems similar to your own. अब एक प्रॉब्लम, अगर ये था कोई सॉफ्टवेयर, एक प्रॉब्लम आपको बनाने के लिए आती है, जी क्या कहा है आपने? आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, आपने कोई उसका सॉल्व करना है, आप देखोगे कि बाकी कंपनीज इस पे किस तरह से काम कर रही हैं। बाकी कंपनी, जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने एक या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किसी चीज को सॉल्व करना है, कोई इशू सॉल्व करना है, तो इस इशू को बाकी लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मार्केटिंग है, यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्रूव करनी है, आपको हायर करती है, आप देखते हो कि बाकी लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर रही हैं। इस तरह से आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ देयर प्रोसीजर एंड कंपैरिजन विद योर ओन कैन गिव यू मेनी आइडियाज। उनको कंपेयर करके आपको आइडिया मिल जाएंगे। इसका एक और फायदा क्या होता है, आप एक बेंचमार्क बना लेते हो। बेंचमार्क का मतलब पता है क्या होता है? बट जैसे मैं एक कहती हूँ QFT मैंने आपको पढ़ाई थी, उस QFT के अंदर क्या होता है, जब मैं कहती हूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो है उसको कंपटीटर के साथ कंपेयर करना है, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ईज ऑफ यूज, कंपटीटर जो है वो कम प्रोवाइड कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट में ज्यादा है, हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रही है लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिलायबल बाकी कंपटीटर से ज्यादा है, तो आप मेजर कर लेते हो, गेज कर लेते हो, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने। बेंचमार्क ये है कि आप एक डिफाइन कर लेते हो, देखो एक तो वहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं दूसरी कंपनी से, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपने जो सोल्यूशन दिया है आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि बाकी लोगों का जो सोल्यूशन है वो देखो इस तरह से है। एक तो आपने उनसे रिक्वायरमेंट गेट की, आपने मेन आइडिया लिए, आपने अंडरस्टैंडिंग ली, और फिर उसके बाद आपने अपने क्लाइंट से जाके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनसे ले ली और अपनी रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया। और उसके अलावा जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है तो आप क्लाइंट को क्या कह सकते हो कि देखो आपके कंपटीटर्स के पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन उनका सलूशन ऐसा ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, और आपको हमने जो सलूशन दिया है वो ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कर रहा है।
Most importantly, a visit to their site makes it easier to imagine how the new system could be work. If the company is reluctant to share such knowledge with performance figures for other companies in your field, at least you can find out how your performance compares to other. अच्छा, ठीक है। ये बात क्या हो रही है कि यहाँ पे हमने कहा कि हम सिमिलर सिस्टम को देख के उनसे रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सिमिलर सिस्टम जो है अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट वे में वो चीज़ा डाटा नहीं पड़ा हुआ। तो उसके अलावा क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे पड़ी होती है जैसे आपको उस प्रोडक्ट के फीचर, आईफोन की परफॉर्मेंस कितनी है, आईफोन बैटरी कितनी यूज करता है, तो आपको एक जनरल वो किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करता है उसको गेन करने के लिए, वो उनका पेटेंट है, वो उन्होंने छुपा के रखा, हाइड किया हुआ है, वो ओपन शो नहीं करवाते। लेकिन उनके स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनी बैटरी यूटिलाइजेशन है, तो वो एक जनरल ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं। आप उनसे कंपैरिजन करके, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करके आप उनके साथ कंपैरिजन करके भी बता सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो उससे बेहतर रिजल्ट दे रही है। अच्छा, यहाँ तक कोई इसके अंदर समझ आ गई है? इसको रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है? जी मैम, ठीक है आगे थोड़ी। यूज कर लेंगे इसको रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के तौर पे? जी मैम, ठीक है। मैम आप स्लाइड्स में साथ पिक्चर्स वगैरह नहीं अपलोड कर सकती? जैसे आप हमें इमेजिन कराती हैं ना, तो ये पिक्चर की फॉर्म में हो तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बेटा समझ किस आ जाए। चीज को इमेजिन करवाऊं, किस चीज को पिक्चर ऐड करूं? कोई भी प्रोसेस, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का था और उसके अगली स्लाइड्स का, ये प्रोसेस अगर अभी पिक्चर के लिए आप ये अंडरस्टैंड कर लें, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसे आपको कह दिया है, उसमें क्या पिक्चर, नेट से आप पिक्चर गूगल करो और उसके सेशन की पिक्चर देख सकते हो। उसमें ये क्या लोग एक दूसरे को आइडियाज सोच रहे होंगे, अब लोग बैठ के सोच रहे हैं। इसकी पिक्चर आप देख सकते, बट मुझे लगता है कि अभी बहुत छोटे होते शायद आप में ऐड करते थी, अभी आपको इन चीजों का थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। अब मैं पिक्चर्स वहां पे ऐड करती हूँ जहाँ पे थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। सिनेरियो की जैसे आपको डायग्राम दिखाई, सिनेरियो की वर्किंग कैसे होती है कि सिनेरियो की स्टार्टिंग स्टेट होती है, एंडिंग स्टेट होती है, स्टेप ऑफ एक्शन परफॉर्म होते हैं दरमियान में और एक्सेप्शंस होती हैं। तो उसकी आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। उसके बाद आपकी जो होती है डीब्रीफिंग का सेशन किया जाता है और वो ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी में आप ऑब्जर्व करते हो और फिर डीब्रीफ करते हो और फिर उसके बाद आप फोकस, मजीद फोकस एथनोग्राफी करते हो, वो भी आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखा दिया है। इसके बाद हमारे अगले जो सेशंस, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो तो वैसे ही एलेबोरेशन स्टेज पे होगा, तो उसमें डिफरेंट डायग्राम्स, आप यूज केस डायग्राम, वो सारी डायग्राम्स आ जाएंगी कि आप ये सारी डायग्राम इन रिक्वायरमेंट को जो यहाँ से एलिसिट करते हो उनको एलेबोरेट करने के लिए, आप समझने के लिए डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाते हो, तो वहाँ पे वैसे ही डायग्राम्स आ जाएंगी। आप दूसरी कंपनीज को अंडरस्टैंड करोगे। अब इसमें आपको डायग्राम्स अभी आप देखना चाहते हो तो आप वैसे भी देख सकते हो, इधर से अभी मैं क्लास में भी गूगल करके आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन वो आप वैसे भी देख सकते हो। वो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत थोड़ी बहुत छोटे बच्चों वाली टाइप की होंगी। आपको थोड़े से इतने समझदार हो चुके हो कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हो। एक चीज है ना, एक किसी बच्चे को टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता तो वो उसको वहां से समझ लेता है, डायग्राम को देखने से समझ आ जाती है। यस मैम, मैं डायग्राम देख लिया, वो ग्रुप में बंदे बैठ के सोच रहे हैं, आपस में आइडियाज दे रहे हैं। हाँ, तो फिर समझ आ गई है आपको? यस मैम। ठीक है, चलें अभी जितनी है सारी की डायग्राम देख लें। मैं आपको कितना टाइम देती हूँ? 3 मिनट देती हूँ, 3 मिनट के अंदर आप देख लो। मैम पिछली स्लाइड्स करना, पिछले वाली। रिक्वायरमेंट डायग्राम्स कौन सी देखनी है?
आपको याद नहीं रहा कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं? मैम आप एक स्लाइड और पीछे करना। आज हमने जितने क्वेश्चनियर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, सिमिलर कंपनीज को पढ़ के रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करना, रिक्वायरमेंट यहाँ तक पढ़ा है। आप यहाँ पे देख के मुझे बताएं कि कोई चीज अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले उतनी देर में। क्लियर है मैम? ठीक। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपने बताया था इसमें भी डिस्कशन लाइक ग्रुप की फॉर्म में ही होती है लेकिन इनफॉर्मल वे में होती है, और जो फोकस ग्रुप्स है उसमें भी जो डिस्कशन है वो ग्रुप्स की फॉर्म में ही होती है लेकिन फॉर्मली होती है। फोकस ग्रुप में हम ग्रुप बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप बना रहे हो। जैसे हो सकता है कि मेरा सारी क्लास को मैंने एट ए टाइम एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठाया हुआ है, मैं सारी क्लास आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके और आप मुझे मेरे से डिस्कस करके और आइडियाज बता रही है, तो एक ये इनफॉर्मल वे में हम सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फोकस ग्रुप में ग्रुप्स बनाना जरूरी होता है क्योंकि वो नाम ग्रुप की फॉर्म में आप स्ट्रक्चर कर देते हो, तो यहाँ पे ग्रुप्स का होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यू करें। यस मैम। रिक्वायरमेंट आपने इलिसिट कर ली। आपने रिक्वायरमेंट, एक तो हमने रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने टेक्निक्स पढ़ी कि इलिस्ट्रेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, फिर किन सिचुएशंस में कौन सी टेक्निक, आप ये सारी टेक्निक्स जो आपने पढ़ी हैं ज़रूरी नहीं है कि इसको सेपरेट सेपरेट अगर मैं एक यूज़ कर रही हूँ तो दूसरी नहीं यूज़ कर रही। ये डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो होती हैं वो यूटिलाइज हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट स्टडी कर लेती हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वहां से मुझे कुछ रिक्वायरमेंट मिल गई, फिर अपनी रिक्वायरमेंट को वो करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने जब स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया और स्टेक होल्डर्स मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाती हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बाद आप वो करते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के बाद आप
आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप क्या करते हो कि फोकस क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट स्टडी करके कुछ रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद आपने क्या किया है कि वहाँ पे आपने, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लेते हो इंटरव्यू। ओपन एंडेड इंटरव्यू करने के बाद आपने उनसे उनकी आइडियाज फाइंड आउट किए, फिर आप क्या करते हो, आपने फिर वापस आके एक आपस में एलेबोरेट किया है, आपको समझ कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, आप वो चीजें क्लियर करने के लिए रिक्वायरमेंट की क्लैरिटी के लिए आप क्या करते हो, अगली दफा क्लोज एंडेड इंटरव्यू कर लेते हो, एग्जैक्ट वो चीजें पूछ लेते हो कि आपको ये चीजें क्या लग रही हैं, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ जगह पे एक प्रोसेस है जो कि क्लाइंट बता नहीं पा रहा कि उसको क्या चीज चाहिए, या क्लाइंट बताना नहीं चाह रहा कि वो प्रोसेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको किसी भी रीजन से, फॉर एग्जांपल वो सॉफ्टवेयर बनवाना ही नहीं चाह रहा, उसको लूप होल है करप्शन के लिए किसी भी रीजन की वजह से, तो वो बताना नहीं, वहां पे आप ऑब्जर्वेशंस करते हो, वहां पे आप इथनोग्राफी यूज कर लेते हो। तो इस तरह की चीजें के डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह की एक ही रिक्वायरमेंट इंजीनियर, एक ही सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन करते हुए आपने डिफरेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जिस जगह पे आपको जो चीज ज्यादा सूटेबल लगती है रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमने लिस्ट सेट कर ली है रिक्वायरमेंट, अब हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द गोल ऑफ एनालिसिस इज टू डिस्कवर प्रॉब्लम। मैंने पहले भी ये चीज शायद आपको बताई थी कि एनालिसिस में हम क्या इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट और अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट और अननेसेसरी। अननेसेसरी क्या है कि जैसे गोल्ड प्लेटिंग, एक वर्ड मैंने यूज किया होगा पहले भी कभी, अननेसेसरी जिनको जरूरत नहीं है उनके बगैर भी काम चल जाता है, तो आपने अननेसेसरी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की। आपने इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं, जो कि जिसके अंदर आपने पूरी तरह से डिफाइन नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिक्वायरमेंट कोई क्वांटिटेटिव वे में डिफाइन नहीं की, आपने रिक्वायरमेंट को क्वांटिटेटिव वे में नहीं लिखा, तो वो भी एक इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने कहा है सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अब अच्छी सबके लिए डिफरेंट है, तो अब अच्छी परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, ये अच्छी परफॉर्मेंस सिस्टम को 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट जनरेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम कहा इजी टू यूज होना चाहिए, अब इजी टू यूज एक क्वांटिटेटिव वे में नहीं है। आप बताओ कि सिस्टम को एंटर की प्रेस करने पे अगले टैब में मूव हो जाना चाहिए। अब मैंने इसे डिफाइन कर दिया, तो जहां पे अगर कोई रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है तो वो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, और कुछ रिक्वायरमेंट आपने क्लैरिटी नहीं है, और इनकंसिस्टेंसीज क्या होती हैं कि कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट भी आपने एनालिसिस में क्या करना है, आपने प्रॉब्लम डिस्कवर करनी है, क्या इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसी इन द जो रिक्वायरमेंट आप इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स के थ्रू इलिसिट कर चुके हो उसके अंदर आपने इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट और अननेसेसरी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है। दे आर देन फेड बैक टू द स्टेक होल्डर टू रिजॉल्व देम थ्रू द नेगोशिएशन प्रोसेस। फिर अननेसेसरी रिक्वायरमेंट को निकाल देते हैं, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट को स्टेक होल्डर्स को कहते हैं कि आप इन्हें क्वांटिटेटिव वे में दें। अगर परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं तो परफॉर्मेंस का बताएं कि आपके जहन में परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, अच्छी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। इजी टू यूज आप कह रहे हैं तो आपके माइंड में इजी टू यूज का क्या मतलब है, तो आप इसे क्वांटिफाई करते हो। और इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट में भी वो भी आप क्लाइंट को फेड बैक टू क्लाइंट टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। मतलब दो मल्टीपल लोग हैं, एक क्लाइंट आपको स्टेक होल्डर, एक फोकस ग्रुप से हमने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट की थी, एक ग्रुप जो था वो हमें कुछ और रिक्वायरमेंट देता है, दूसरा ग्रुप ने कोई और रिक्वायरमेंट दिया। अब उस टाइम पे तो हम नोट डाउन करके ले आए हैं, अब जब हमने एलेबोरेट किया, हमने अंडरस्टैंड किया, तो हमें पता चला कि इनके अंदर इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। ये दोनों एट ए टाइम तो हो ही नहीं सकती। अब एट ए टाइम जब नहीं हो सकती तो उस केस में आप क्या करते हो, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो, आप नेगोशिएट करते हो स्टेक होल्डर के साथ। एनालिसिस इज इंटरलीव्ड विद इलिस्ट्रेशन एज प्रॉब्लम आर डिस्कवर्ड देन द रिक्वायरमेंट्स आर इलिसिटेड। जब प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है फिर आप दोबारा से रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हो। A problem checklist may be used to support analysis. Each requirement may be accessed against the checklist.
एनालिसिस के अंदर आप जैसे एनालाइज करते हुए मैंने कहा कि प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है रिक्वायरमेंट से, आप वो एक चेकलिस्ट आप अपने सामने रख लेते हो, आप देख लेते हो कि ये सारी चीजें तो नहीं है, अगर वो चीजें नहीं है तो आपकी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो चीजें हैं। अब चेकलिस्ट के अंदर क्या चीजें, एनालिसिस चेकलिस्ट के अंदर हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं। प्री मैच्योर डिजाइन, डज द रिक्वायरमेंट इंक्लूड प्रीमेच्योर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि क्लाइंट ने आपसे कहा है कि मुझे इस तरह की चीज बना के दो, अब वो जो डिजाइन है वो बहुत प्रीमेच्योर है, अच्छा डिजाइन नहीं है, अथेंटिक डिजाइन नहीं है, बहुत लोकल डिजाइन है, तो आप उससे ये कह सकते हो एनालिसिस के अंदर आप वो निकाल दो, वो आगे रख दो और आप क्लाइंट से जाके डिस्कस करो स्टेक होल्डर के साथ कि इसमें ये इशू एग्जिस्ट करता है। बेटा वेट करो। जी बेटा, हम यहाँ पे जी 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 प्रीमेच्योर डिजाइन का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट में कोई बात कह दी है कि हमें ना इस तरह की चीज बना के दो, अब वो जो चीज है ना वो उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं, अब वो इतनी कोई पुराना डिजाइन मतलब उससे बहुत बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट करती हैं, तो आप उसे कहते हो कि हम ये वाला सोल्यूशन आपको बहुत बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि अप टू डेट टाइम के मुताबिक है, तो आप वो वाला कर लो बचाए इसके कि ये वाला, तो वो आप इसमें सजेशन दे सकते हो। बेटा अभी मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आई है, थोड़ा इशू है शायद, इसको मैं हम एंड करते हैं लेक्चर यहाँ पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह मैम। तो वो रोड्स वाला कोई इशू ज्यादा है तो वो गाड़ी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बाहर आ जाए। ओके 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 मैम।